दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जैसे कि आपको न्यूज़ से पता चला होगा कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर में जो डिस्प्यूट चल रहा था, वहाँ पर दोनों की सेनाएं आमने सामने जमी हुई थी। तो अभी वहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो गया है दोनों कंट्री के बीच में, दोनों जो देश हैं उनके बीच में ये डील हो गई है कि आपस में एक आपसी सहमति के द्वारा डिसएंगेजमेंट यानी कि सेनाओं का अपने वापस जून 2020 की स्थिति में 15 जून 2020 को ये वहां पर गलवान का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे और हमारे वीर सैनिकों ने चाइना के भी 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो उसके बाद से बॉर्डर पर गतिरोध बना हुआ था और हमारी जो मिलिट्री पर्सन हैं बॉर्डर की जो सुरक्षा कर रहे हैं वो पेट्रोलिंग के दौरान फिंगर 8 जो कि एक स्थान है, एक पॉइंट है, वहां तक वो पेट्रोलिंग किया करते थे और चाइना के सैनिक भी पेट्रोलिंग किया करते थे नो मैंस लैंड में। लेकिन चाइना ने नो मैंस लैंड को ऑक्युपाई कर दिया, जो कि उसकी एक पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग। तो सलामी स्लाइसिंग के द्वारा वो ज्यादा हिस्सा कब्जा करते हैं, उसके बाद उसमें से आधा छोड़ देते हैं और आधा अपने पास रख लेते हैं। ऐसे ही काट काट के उन्होंने इंडिया का बहुत सारा जो जमीन है वो अपने कब्जे में कर ली है। तो 2020 में भी इन्होंने ये कोशिश की, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज किया, बहुत स्ट्रांगली इसकी पैरवी की और स्ट्रांगली अपने रुख पर अड़े रहे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज ब्रिक्स की 16th मीटिंग में, जो कि कजान में रशिया में संपन्न हुई, वहां पर इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन दोनों की आपस में वार्ता हुई और वहां पर इनका डिसएंगेजमेंट के जो उन्होंने आपस में समझौता हुआ है उस पर उन्होंने साइन किया और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया। तो दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले 4 साल से चाइना अड़ा हुआ था, लगभग 4.5 साल होने जा रहे हैं चाइना अड़ा हुआ था और डिसएंगेजमेंट तो छोड़ो और नई नई प्रॉब्लम्स जो है इंडिया के सामने उसने खड़ी कर दी थी। इस दौरान पूरे जोर लगा दिया था इंडिया को डाउन करने के लिए, नई नई कॉन्स्पिरेंसी, चाहे वो टेररिज्म का सहारा लिया हो, पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया के कई स्टेट में, मणिपुर में स्पेशली, वहां पर इंसर्जेंसी, वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डाउनफॉल करने के लिए बहुत सारे इन्होंने तरीके अपनाए, लेकिन ऐसा कुछ वो अपने मकसद में कामयाब हो नहीं पाया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि चाइना को घुटनों पर आना पड़ा। आज तक चाइना अपनी मर्जी से कभी पीछे नहीं हटा, यहां पर वो फोर्सफुली पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा उसको। तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने एक रिसर्च की, तो उसका परिणाम मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आखिरी की जो 3 कारण मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, जो कि भविष्य में भी आपको देखने को मिलेगा उसका प्रभाव। दोस्तों इसका जो पहला कारण ये है कि 4 साल पहले तक जो चाइना की जो पॉलिसी थी बहुत एग्रेसिव थी। वो अपनी दादागिरी के द्वारा और बहुत सारे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा करके या किसी को डरा धमका करके वो दादागिरी एक तरह से कंट्रीज के ऊपर किया करता था। लेकिन इन 4 सालों में चाइना की जो हेजमनी है वो कम हुई है और उस चाइना की हेजमनी यानी कि इसका प्रभाव कम होने का बहुत सारे कारण हैं इसके। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे ये सारे कारण भी उसमें आएंगे। तो पाकिस्तान जो कि चाइना का एलाई है वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया है और फाटा की जो लिस्ट है जो हर साल जारी की जाती है उसमें वो ग्रे में आ चुका था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो जिसका के आकलन किया जाता है हर कंट्री का कि किसको लोन मिलना चाहिए, किसको लोन नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें वो ग्रे लिस्ट में भी आ चुका था। अभी वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है अमेरिका के सहयोग से, चाइना के सहयोग से, लेकिन फिर भी वो बहुत इकोनॉमिकली वीक है। तो वहां पर सी पैक भी चल रहा है पाकिस्तान में। तो सी पैक चाइना के लिए एक गले की हड्डी बन गया। एक तो चाइना के जो बहुत सारा वहां पर पैसा लग गया, बहुत सारा
जो एसेट था वहां पर उसका लग गया और उसका रिजल्ट आउटपुट कुछ भी नहीं आ पा रहा है और अभी आने का संभावना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस पे चाइना को उम्मीद थी कि मैं इंडिया को डरा धमका करके इस सी पैक में उसको जोड़ लूंगा, जबकि इंडिया ने साफ साफ बोला कि क्योंकि ये सी पैक का जो रास्ता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के गुजरता है, तो ये हमारी जो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, जो भारत की संप्रभुता है, उस पर एक हमला है। तो आपको हमारी जो सॉवरेनिटी है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चाइना को उम्मीद थी कि जैसे कि और देशों को डरा धमका करके चाइना अपना काम निकाल लिया करता था, तो उसको लग रहा था कि इंडिया भी हमारी धौंस में आ जाएगा और हमारा साथ देगा, लेकिन इंडिया उसकी धौंस में नहीं आया। और अभी पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग में भी इंडिया ने साफ साफ बताया, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियरली वहां पर स्टेटमेंट दिया कि ये जो सी पैक है ये हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है उसके विरुद्ध है, इसके खिलाफ है और हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडिया का सहयोग यहाँ पर इसलिए जरूरी है सी पैक में, क्योंकि सी पैक बेसिकली क्या है कि ट्रेडिंग रूट है, तो ट्रेडिंग के लिए पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। अब चाइना ट्रेडिंग करेगा तो वो उसको सिर्फ अपनी ट्रेडिंग के द्वारा वो कितना पैसा कमा लेगा, लेकिन अगर और दूसरे देश से जुड़ जाते हैं उस सी पैक में, तो वो जो रास्ते में जो भी टोल टैक्स टाइप का पैसा होगा उससे उसकी जो चाइना की कमाई होगी। लेकिन वो क्योंकि इंडिया भी इसमें सहयोग नहीं कर रहा है और दूसरे देश भी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसका सी पैक जो है वो पूरी तरह से फेल प्रोजेक्ट हो गया है। दोस्तों, इंडिया जो एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी, बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड फोरम पर अभी जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अभी प्रोजेक्शन है IMF का कि 2027 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा और भारत की जो GDP ग्रोथ है वो 7.5% के आसपास है, जबकि चाइना की खुद की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डूबी हुई है, डावाडोल है, डोल ड्रम है एक तरह से, और वहां पर पूरे तरह से बैंड बाजे बजे हुए हैं। बहुत सारे जो बैंक हैं उनकी वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं खुद, और उनके जो बहुत सारे प्रोजेक्ट थे उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, स्पेशली कुछ रियल एस्टेट के थे, जहां पर चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वहां पर आउटपुट कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने वहां पर इतने सारे एयरपोर्ट बना दिए, लेकिन एयरपोर्ट जो भी वहां बनाए हैं उनमें से 50% भी वहां पर कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ही ट्रैफिक कम है, तो वहां से उनका आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। और रियल एस्टेट में चाइना ने बहुत बड़ी संख्या में फ्लैट बना दिए रेजिडेंस के, लेकिन वहां पर उनका कोई खरीदार नहीं है, कोई भी उसको परचेज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां ज्यादातर क्या है, 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण वहां पर क्या हुआ है कि पिछले 30-40 सालों में यंग जनरेशन का एक तरह से खत्म हो चुकी है और ज्यादातर वहां पर चाइना में आपको न्यूक्लियर फैमिली है और उसमें भी ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं। आने वाले टाइम में वहां की जो जनसंख्या है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगी, ज्यादातर वहां पर बूढ़े लोग दिखाई देंगे और यंग जनरेशन का वहां पर अभाव हो जाएगा। तो इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया था और बहुत सारे जो चाइनीज सॉफ्टवेयर थे उनको बैन कर दिया था, और बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी, यहाँ पे काम कर रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में, बहुत सारे उनके पास टेंडर थे, उन सारे टेंडर्स को खत्म कर दिया और उनको होल्ड पर रख दिया। तो इससे चाइना को बहुत झटका लगा और इसकी इकोनॉमी जो खराब हुई उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि टिकटॉक से जो है ज्यादा इनकम नहीं हो रही होगी, लेकिन अकेले टिकटॉक से ही उसकी कई अरब डॉलर की उसकी इनकम को झटका लगा है। इसके अलावा वहां बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो वहां से निकल करके इंडिया में सेटअप लगा लिया, या फिर बहुत सी जो कंपनी थी उन्होंने थाईलैंड में या वियतनाम में उन्होंने वहां पर या ताइवान में अपने सेटअप लगा लिए। तो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब था उसमें भी बहुत बड़ा एक डेंट लग गया है। मोदी गवर्नमेंट ने भी मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया, जिसके तहत बहुत सारे यहाँ पर जो बाहर की कंपनियां थी उनको बहुत सारे अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी नई नई स्कीम बनाई, और उसका परिणाम है कि बहुत सारी चाइनीज कंपनियां वो चाइना से निकल करके इंडिया में अपना प्लांट लगा रही हैं। तो ये भी एक इकोनॉमी को बहुत बड़ा डेंट है चाइना के लिए। दोस्तों, चाइना को भारत की हेल्प, भारत का सपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाइना एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है डी-डॉलराइजेशन, और भारत भी उस पर काम कर रहा है। यानी कि इंडिया और चाइना दोनों के जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जॉइंट है।
डीडॉलराइजेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, आप जानते होंगे कि अभी तक जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो लेन देन होता है वो डॉलर के रूप में होता है। और बल्कि जो सऊदी अरब है वहां तो पेट्रो डॉलर भी नाम रख दिया है। पेट्रो डॉलर के थ्रू पे करोगे और वहां से आपको पेट्रोल मिल जाएगा या डीजल, जो भी आप ऑयल लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो चाइना डॉलर को हटा करके, रिप्लेस करके अपना युआन पूरे वर्ल्ड में चलाना चाहता है। यद्यपि भारत इसके लिए बिल्कुल भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है चाइना को, क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि डॉलर की जगह पर हमारे अपने देश की जो करेंसी है रुपए, उसमें लेन देन हो। और इंडिया ने बहुत सारे कई देशों से समझौते भी किए हैं जिसमें वहां पर रुपए और यूपीआई का जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा कर दिया है। और कई कंट्रीज हैं जहां पर कि हमें ऑयल या फिर कुछ अन्य जो वस्तुएं हैं वो हमें रुपए के बदले मिल जाती हैं। मोदी गवर्नमेंट ने डी डॉलराइजेशन पर बहुत तेजी से काम किया और इसके परिणाम भी आपको सकारात्मक सामने आ रहे हैं। यही चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा युआन पूरे वर्ल्ड में चले। तो इसके लिए, क्योंकि दोनों का जो टारगेट है वो अमेरिका ही है, तो इसलिए एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। और डी डॉलराइजेशन संभव है अगर इंडिया, चाइना और रशिया ये आपस में मिल जाए, तो डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी रशिया को अमेरिका ने और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने सैंक्शन लगाए हुए हैं, बैन कर रखा है। बहुत सारी चीजें वहां पर जो है बैन कर की हुई हैं। वहां पर उनका जो पेमेंट सिस्टम है उसको भी बैन किया हुआ है। और रशिया का जो फॉरेन रिजर्व डॉलर के रूप में था उसको अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने जब्त कर लिया है, यानी सीज कर दिया है। तो ये भी एक रशिया के लिए झटका था। आज नहीं तो कल इंडिया के सामने भी ये सिचुएशन आ सकती है कि अब इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अमेरिका कभी भी डॉलर को बैन कर सकता है इंडिया के लिए, या फिर अपने पास जो डॉलर है इंडिया के रिजर्व वगैरह हैं उसको सीज कर सकता है। तो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस में शी जिनपिंग को जो कंट्री हेल्प कर सकता है वो एक तो रशिया है जो कि हेल्प ऑलरेडी उसका फ्रेंड है, और दूसरा इंडिया है जो कि उसका फ्रेंड नहीं है। लेकिन आज चाइना को इंडिया की जरूरत है। इसके अलावा अगला जो रीजन है वो है 125 बिलियन डॉलर का बिजनेस। जी हाँ, हर महीने ट्रेडिंग होती है इंडिया और चाइना के बीच में। 125 बिलियन डॉलर की जो ट्रेडिंग है वो स्टेक पे लगी हुई है, क्योंकि चाइना की जो क्रम है, चाइना ने जो हेट एक्टिविटी की है इंडिया के खिलाफ, उसका इफेक्ट भारत की जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया है। और आपने सुना भी होगा कि बहुत बार देखा भी होगा कि चाइना के खिलाफ कैंपेन चलता है, और स्पेशली जब कोई त्योहार आता है तो स्पेशली जो है वो चाइना के खिलाफ कैंपेन चला जाता है, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। अभी भी इस समय जो है चाइना को बहुत डेंट लग रहा है, इसकी वजह से उसका बहुत सारा लॉस हुआ है। क्योंकि कई जो प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स है, इंडिया ने अमेरिका के साथ और दूसरे कंट्री के साथ में ट्रीटी की हुई है, उनके साथ में डील की हुई है, जिससे कि चाइना को थ्रेट पैदा हो गया है। तो अगला कारण है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है पिछले 10-11 सालों में भारत ने डिफेंस में बहुत तरक्की की है। बहुत सारे नए नए मिसाइल्स, पृथ्वी मिसाइल्स, आकाश मिसाइल्स और बहुत सारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उनको डेवलप किया है। और नए नए जो वेपन्स हैं उन पर काम किया है। और कई देशों के साथ उसके जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस के आइटम को बनाने की यहाँ पर प्रोसेस चल रही है। और कई देशों से, फ्रांस जैसे देशों से और या इजराइल जैसे देशों से उसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो भी चल रही है। और रशिया तो ऑलरेडी पहले से दे रहा है। ब्रह्मोस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है भारत के पास, और S-400 भी रशिया से मिल रहे हैं। रफाइल भी फ्रांस से आ चुके हैं, और खुद भी इंडिया तेजस जैसा जो एयरक्राफ्ट है उसका निर्माण करता है, ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर बनाता है, अटैक हेलीकॉप्टर, और भी बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो भारत विदेश को सप्लाई भी करता है। तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री माइट अगर इंक्रीज होती है तो चाइना के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगी, बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि चाइना जानता है कि चाइनीज सैनिक इंडिया के सैनिकों के सामने नहीं टिक सकते। चाइना के पास टेक्नोलॉजी तो है,
लेकिन वो टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है। क्योंकि जैसे कि उदाहरण के लिए JF-17 जो उनका एयरक्राफ्ट है, उसकी क्वालिटी इतनी बैड है कि सिर्फ 3 कंट्री ने उसको परचेज किया और तीनों कंट्री ने उसको ग्राउंड कर दिया, यानी कि वो नहीं यूज कर रहे हैं उनको। और उनके बहुत सारे जो पायलट हैं, लगभग 2000 पायलट उनके पिछले कई सालों में एयरक्राफ्ट क्लैश होने के बाद उन मारे गए। चाइनीज एटम का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इसके अलावा जो चाइनीज सैनिक हैं उनका मनोबल गिरा हुआ रहता है। PLA की आर्मी है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है, वो देश के लिए समर्पित नहीं है। लेकिन हमारे जो देश के जो सैनिक हैं वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। क्योंकि चाइनीज सैनिक माउंटेन पर भी अगर जाएंगे तो वो विदाउट मास्क वो जा नहीं सकते, बिना ऑक्सीजन या एक जो पोर्टेबल जनरेटर होता है उसके बिना वो पहाड़ पर चढ़ाई भी नहीं कर सकते, वो उसके अभ्यस्त भी नहीं है। तो चाइना जानता है कि हमारी जो मिलिट्री माइट है वो भारत के सामने टिकेगी नहीं। वैसे भी चाइना के पास करीब 21 लाख सोल्जर्स हैं और भारत के पास यद्यपि 12 लाख सोल्जर्स हैं, लेकिन अगर वो अपने जो पैरामिलिट्री फोर्स को भी अगर वो मिला ले तो वो करीब 30 लाख के करीब बैठेगा। ये एक बड़ी संख्या है भारत के जो सैनिकों के लिए। तो ये भी एक कारण है कि चाइना भारत के साथ नहीं उलझना चाहेगा बॉर्डर इश्यू पर। इसके अलावा चाइना का जो बॉर्डर है वो 16 देशों से घिरा हुआ है। मोस्टली सभी देशों के साथ उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट चल रहा है वो साउथ चाइना सी में चल रहा है। साउथ चाइना सी में ये डिस्प्यूट आगे युद्ध में भी कन्वर्ट हो सकता है और हो सकता है कि सारे देश मिल करके उसको साथ युद्ध के लिए आ जाएं। तो ऐसे में यदि चाइना के बॉर्डर पर अगर इंडिया के साथ डिस्प्यूट रहेगा तो ऐसी स्थिति में चाइना के लिए एक बहुत ही मुसीबत का कारण बन जाएगा, क्योंकि इंडिया का रुख जिस भी पार्टी के साथ रहेगा वो पार्टी का जो वजन है भारी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको आखिर में 3 कारण और बताता हूं जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है और ये आपको फ्यूचर में दिखाई देंगे। ये एक तरह से प्रेडिक्शन बोल सकते हो इसको आप। तो पहला तो ये कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्लान 2027 तक ताइवान को ऑक्युपाई करना है, यानी कि उसको अपने कब्जे में लेना है। वैसे तो ये प्लान 2025 तक था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रशिया का युद्ध छिड़ गया यूक्रेन के साथ और उस समय उसका प्लान था, जिस समय लगभग 1.5-2 साल होने जा रहे हैं इसी लड़ाई को चलते हुए। जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई उस समय रशिया के साथ मिलकर के चाइना ने ये प्लान बनाया था कि आप यूक्रेन पर अटैक करो और यूक्रेन को कब्जा कर लो और उसके बाद जब युद्ध खत्म हो जाए तो उसके बाद हम ताइवान पर अटैक करूंगा, तो आप मेरा सपोर्ट करना, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। तो ये डील कुछ हुई थी। लेकिन जैसे युद्ध हुआ और रशिया यूक्रेन में फंस गया, तो अभी इतना टाइम हो गया है, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध को हुए, अभी तक भी रशिया वहां से निकल नहीं पाया है और रशिया की हालत खराब हो रही है वहां पर। और यूक्रेन ने रशिया को बहुत लॉस कर दिया है और बहुत सारे जो टैंक और एयरक्राफ्ट से मार गिराए हैं और उनके बहुत सारे रशियन सैनिकों को मार गिराया है या उनको बंदी बना लिया है। यद्यपि वहां पर जो रिजल्ट है वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन चाइना तब तक वेट नहीं कर सकता। और अगर ऐसे में चाइना ने ताइवान को ऑक्युपाई करने के लिए, जो कि वहां पर अक्सर वो नाटक करता रहता है, कभी कभी वो मॉक ड्रिल करता है, कभी वो अपने फाइटर प्लेन उड़ाता है ताइवान के ऊपर, कभी वो ताइवान के ऊपर मिसाइल छोड़ता है जो कि ताइवान के जो एयर स्पेस से ऊपर होके जाते हैं। तो ये सब नाटक वो करता रहता है। तो ऐसे नाटक करने के बावजूद भी ताइवान न तो डरा है, और दूसरी बात यह है कि उसको, चाइना को पता है कि इंडिया मेरे बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और इंडिया के साथ डिस्प्यूट भी चल रहा है। तो ऐसे में यदि चाइना ने ताइवान पर अटैक किया, जो कि वो करेगा, जो प्लानिंग है उसकी करने की, 2025 में प्लानिंग थी उसकी करने की, उससे पहले 2022 में प्लानिंग थी अटैक करने की जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। लेकिन उसके बाद 2025 का एक डेडलाइन रखी गई। अब 2025 में भी क्योंकि इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और ऐसी स्थिति में अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो उधर से अमेरिका भी तैयार बैठा हुआ है ताइवान के लिए, और इधर से इंडिया भी यहाँ पर तैयार बैठा हुआ है कि अगर कोई मौका मिले तो हम अपना अक्साई चीन वापस ले लें और कैलाश मानसरोवर जो खोया हुआ है वापस ले लें और तिब्बत को आजाद करा दें। तो ऐसी जो है कुछ प्लानिंग इंडिया भी लेकर के बैठा हुआ है।
और चाइना को ये बात पता है अच्छी तरह से कि चाइना ने अगर ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका तो आएगा ही, साथ में इंडिया भी साथ में आ जाएगा, और इंडिया के आने से स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और ताइवान तो जाएगा ही जाएगा हाथ से, साथ में जो साउथ चाइना सी है वो भी हाथ से जाएगा। और चाइना को एक डर ये भी है कि अगर चाइना कमजोर हुआ तो चाइना के जो प्रोविंस हैं, जो स्टेट हैं अंदर, जो चाइना के अंदर, उनमें से मोस्टली जो प्रोविंस हैं वो अपनी आजादी के लिए संघर्ष बहुत पहले से कर रहे हैं। तिब्बत तो कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी प्रोविंस हैं, सिनजियांग जैसे प्रोविंस हैं, जो कि अपनी आजादी के लिए बहुत पहले से मांग उठा रहे हैं। लेकिन चाइना के डर की वजह से वो खुल के नहीं बोल पाते। चाइना का वहां पर इस तरह का शासन है कि वहां पर मिलिट्री शासन की तरह है, वहां पर तो डेमोक्रेसी वहां पर है नहीं है, तो वहां पर आवाज उठाने वाले की गर्दनी नाप दी जाती है। तो वहां पर बहुत सारे प्रोविंस ऐसे हैं जो कि अपनी आजादी को लेकर के संघर्ष करने के बारे में अंदर अंदर सुलग रहे हैं, और अगर चाइना कमजोर हुआ तो यहाँ पर ये जो है समस्या इनको खड़ी कर देंगे। चाइना के टूटने के पूरे पूरे चांस हो जाएंगे। दोस्तों, जो दूसरा मेन कारण ये है कि चाइना MTCR में एंट्री चाहता है, और उसके रास्ते में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो भारत है। भारत MTCR क्लब का मेंबर है, और भारत ने चाइना की एंट्री को वीटो किया है MTCR में। MTCR जैसे कि आप जानते होंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ये एक ऐसा संगठन है 35 देशों का, जिसमें कि जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई है। और ये 35 देश ही मिसाइल की टेस्टिंग, जो इसके सदस्य देश हैं, ये मिसाइल की टेस्टिंग कर सकते हैं 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की। तो भारत इसका 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज का परीक्षण कर सकता है, और इसका वो मेंबर है। लेकिन चाइना इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए चाइना ने रशिया से S-300 डिफेंस सिस्टम लिया है, जबकि रशिया के पास S-400 भी है। इंडिया ने तो S-400 लिया है रशिया से, लेकिन चाइना के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना 300 किलोमीटर से ज्यादा की जो रेंज की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी या कोई डिफेंस सिस्टम है, उसको वो परचेज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो MTCR का मेंबर नहीं है। भारत ने चाइना को वीटो इसलिए किया MTCR क्लब की एंट्री के लिए, क्योंकि चाइना ने भी NSG क्लब में एंट्री के लिए भारत को वीटो किया था। NSG क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। परमाणु जो ऊर्जा के द्वारा जो प्लांट लगाए जाते हैं या परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, तो उसके लिए ये NSG के ग्रुप का मेंबर होना आवश्यक है। वहां पर चाइना उसका मेंबर है, और भारत उसमें एंट्री चाहता था NSG ग्रुप में, लेकिन चाइना ने उसको वीटो कर दिया। तो यहां पर ये पेच फंस गया कि चाइना ने इंडिया को वीटो किया NSG में, और भारत ने चाइना को वीटो किया MTCR में। तो चाइना को यहां पर भारत की जरूरत है, क्योंकि MTCR में एंट्री चाइना के लिए बहुत जरूरी है, अपने डिफेंस सिस्टम को परीक्षण के लिए या डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। चाइना के लिए जो भारत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हो गया है, और भारत की ताकत दिन रात बढ़ रही है, ये चाइना अच्छी तरह से जानता है। और भारत को इग्नोर करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। जितने भी देश जहां पर भी डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीनी का विवाद चल रहा है, वहां भी दोनों ही देश भारत से उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत इस युद्ध को खत्म कराएगा। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां भी पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही भारत से उम्मीद लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि भारत ही इस युद्ध को खत्म करा सकता है। भारत की हेजमनी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि विश्व में कहीं भी कोई पत्ता हिलेगा तो उसमें बिना भारत की मर्जी के ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भारत एक 1.4 बिलियन लोगों का एक मार्केट भी है, तो ऐसा मार्केट हाथ से निकल जाए चाइना ये भी नहीं चाहेगा। तो ये भी एक कारण है चाइना का अट्रैक्शन भारत के प्रति, जो कि वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। दोस्तों, तीसरा जो कारण है, मेन कारण, वो ये है कि 4 साल पहले भारत की स्थिति इकोनॉमिकली और आज की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया है। 2027 में तो इंडिया जो इकोनॉमिकली 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा। चाइना इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। भारत एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ 7.5% के आसपास है, जबकि चाइना का जो अभी करंट चल रहा है वो करीब 3.5% के आसपास चल रहा है। और भविष्य में जो IMF ने जो अपने आंकड़े दिए हैं, जो प्रेडिक्शन किया है फोरकास्टिंग में, बताया है कि आने वाले टाइम में चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है
वो 2.5% के आसपास हो जाएगी। जबकि अन्य देश जो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका हैं, उनकी जीडीपी ग्रोथ तो 0% के आसपास होगी या फिर 0.10, 0.50 इस तरह से करीब इनकी होगी। जीरो, ऑलमोस्ट जीरो रहेगी इनकी। तो इन सभी कंट्रीज को भी आवश्यकता है इंडिया की। तो चाइना भी उसे अछूता नहीं है, चाइना को भी इंडिया की जरूरत है इस समय। चाइना को यह समझ में आ गया है कि अगर बॉर्डर पर अगर हमने कुछ यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट करके कुछ हमने अगर अचीव कर भी लिया तो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारी चीजें स्टैक पे लगी हुई हैं, बहुत सारी चीजें दाव पे लगी हुई हैं, जो कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, उसके बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।